दोस्तों दूसरा टॉपिक है मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व। ये चौथा पेपर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल नीतिशास्त्र पर चर्चा की थी। नीतिशास्त्र क्या है, मानवीय संबंध क्या है नीतिशास्त्र के, मानव के कार्यों से निर्णयों से क्या संबंध है। अर्थात नीतिशास्त्र यह निर्धारित करता है कि मानव का कार्य या मानव द्वारा किया गया क्रियाकलाप सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है। ठीक है, इसका निर्धारण कौन करता है? नीति शास्त्र करता है। और कैसे कार्यों का निर्धारण करता है? सिर्फ वह कार्य जो ऐच्छिक हैं, जो किसी उद्देश्य के लिए अपनी इच्छा अनुसार किए गए हैं। बाकी कार्यों को नीति शास्त्र से मुक्ति मिली हुई है। जैसे जो असामान्य कार्य होते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं, वो नीति शास्त्र के दायरे में नहीं आते हैं। इसी तरह जो अनैच्छिक कार्य होते हैं, जो अनायास हो जाते हैं, उनको भी नीति शास्त्र के मापदंडों पर नहीं मापा जाता है। जो कार्य इच्छा से किए जाते हैं, अर्थात अनजाने में नहीं किए जाते हैं, जानबूझकर किए जाते हैं, किसी उद्देश्य से या किसी मंशा से किए जाते हैं, उन्हीं को नीति शास्त्र के अंतर्गत ले आया जाता है और कहा जाता है कि उक्त कार्य सही है अथवा गलत है। इन कार्यों पर दोस्तों परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। अन्य जो चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज परिवर्तनशील है, हर किसी के साथ अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों में अलग अलग निर्णय किए जाते हैं। हम क्या निर्णय करें, सही है करें या गलत करें, इसका पता हमको कब चलता है? जब हम नीति शास्त्रीय मापदंडों पर उसे तौलते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमको क्या निर्णय लेना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में। तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, आज यह दूसरा टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। नीति शास्त्र वह मापदंड है जिसके आधार पर मानवीय निर्णयों तथा कार्यों को सही या गलत बताया जाता है। इसका उद्देश्य सुखी व समृद्ध मानव जीवन की प्राप्ति करना तथा व्यक्तिगत व सामाजिक हितों में समन्वय स्थापित करना होता है। अर्थात जैसे कि हालांकि कल हमने चर्चा की थी, एक आईएएस ऑफिसर है, तो उसको व्यक्तिगत हित के साथ साथ सामाजिक हितों को भी देखना चाहिए। यदि दोनों में आपस में टकराव हो, जहां पर व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित आपस में टकराएं, वहां पे समाज के हित को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अपने हित को सर्वोपरि न करते हुए समाज के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है वास्तविकता में? लोग जो आईएएस ऑफिसर होते हैं या अन्य अधिकारी भी होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने हित को सर्वोपरि रखते हैं, समाज के हित को नगण्य मानते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, जिसके कारण ही कहा जाता है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। वहीं सार तत्व क्या होता है? सार तत्व से आशय क्या होता है? किसी भी वस्तु या विषय में से यह एक ऐसा गुण होता है या कुछ ऐसे तत्व होते हैं, यदि उनको निकाल दिया जाए तो उस तत्व का या उस विषय का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, या यूं कहें वो समाप्त हो जाता है। जैसे गुड़ से यदि मिठास खत्म कर दी जाए तो गुड़ का कोई औचित्य, कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक उसी तरह सार तत्व, अर्थात गुड़ का सार तत्व क्या है? मिठास है। ठीक है ना। तो सार तत्व से आशय क्या होता है? किसी वस्तु या विषय के ऐसे गुण या तत्व से जो उस वस्तु या विशेष विषय में सदैव विद्यमान रहता है। यदि वस्तु या विषय से उस सार तत्व को अलग कर दिया जाए तो वस्तु या विषय का अस्तित्व नहीं रह जाता है, वह विषय या वस्तु वहीं से समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे शरीर का सार तत्व क्या है दोस्तों? आत्मा है। हम जहां भी जाएंगे, जैसे भी रहेंगे, आत्मा मौजूद रहेगी। जिस दिन आत्मा खत्म कर दो, आत्मा निकाल दो, तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक उसी तरह वही सार तत्व है। ठीक है ना। तो इस प्रकार नीति शास्त्र के सार तत्व वे अनिवार्य गुण या तत्व होते हैं जो किसी कार्य को उचित तथा अनुचित ठहराने के लिए आवश्यक होते हैं। नीति शास्त्र क्या कार्य करता है दोस्तों? नीति शास्त्र, जैसा कि आपने बताया मैंने, कि मापदंड है ये, इनके कुछ मानक होते हैं, उसी पर वह जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उन मानकों को तौलते हैं कि ये सही है अथवा गलत है। तो वो मानक ही इसके सार तत्व हैं, वो गुण, वो तत्व ही
नीति शास्त्र के सार तत्व हैं। उन्हीं के द्वारा मानवीय क्रियाकलापों को उचित या अनुचित ठहराया जाता है। उसके लिए आवश्यक होते हैं, ये अनिवार्य होते हैं। यदि ये हटा दिए जाएं या इनके अभाव में सही गलत का निर्णय करना असंभव हो जाएगा। इस तरह नीति शास्त्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये सार तत्व आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। दो भागों में हम पढ़ सकते हैं या दो पक्ष इनके हम रख सकते हैं, आवश्यक तत्व और दूसरा रचनात्मक तत्व। तो आवश्यक तत्वों में दोस्तों कौन कौन आते हैं? विवेकपूर्ण निर्णय लेना या विवेक। और दूसरा पक्ष क्या है इसका आवश्यक तत्व का? निर्णय लेने की स्वतंत्रता होना, जिसकी आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए? क्षमता, जाने अनजाने में किए गए कार्य और विकल्प। तो विवेकपूर्ण निर्णय की बात करें, देखिए दोस्तों, मनुष्य जानवरों से अलग क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण यदि कुछ है तो वह है मनुष्य को मिली हुई बुद्धि कौशल, विवेक। क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य अपने आप को पशुओं से अलग रखने में सक्षम हुआ है, इतना ज्यादा विकसित, अपने अनुसार प्रकृति को ढालने में सक्षम बना है। तो इसी विवेक के कारण, यह विवेक ही वह तत्व है जिसके आधार पर मनुष्य कोई निर्णय लेता है कि यह करने से यह कार्य उचित है अथवा अनुचित है। इसी तरह विवेक के आधार पर ही हम किसी के कार्य को उचित या अनुचित ठहराते हैं कि फला व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है या गलत कार्य कर रहा है। तो विवेक एक अनिवार्य तत्व है, अर्थात सार तत्व है। इसके अलावा निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता, मतलब अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेना, अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करना या न करना ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता, या इसको संकल्प की स्वतंत्रता भी कहते हैं। जब तक यह व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा तब तक हम उसके निर्णय का या कार्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते कि वह सही है या गलत है। यदि कोई किसी कार्य को मजबूरीवश कर रहा है या उससे वो जबरदस्ती कराया जा रहा है, तब हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं आसानी से कि वह कार्य सही है अथवा गलत है, उचित है अथवा अनुचित है। तो आवश्यक दशाएं हैं निर्णय लेने की स्वतंत्रता के बावजूद। इसकी कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि फला व्यक्ति ने जो कार्य किया है, जो निर्णय लिया है, वह सही है अथवा गलत। जिसमें पहला है क्षमता। क्या है? क्षमता। जब हम किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करें दोस्तों, तो हमको यह पता होना चाहिए क्या इसमें इस कार्य को करने की क्षमता है या थी अथवा नहीं। जैसे नदी में कोई डूब रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो, तो आपके अंदर जब क्षमता रहेगी उसको बचाने की, अर्थात तैरने की जब क्षमता रहेगी, तो ही आप उसको बचा सकते हो, अन्यथा नहीं बचा सकते हो। तो यहां पर यदि आपके अंदर क्षमता है उसको बचाने की, नहीं बचा रहे हो, तो आपका कार्य गलत कहा जाएगा, अनुचित कहा जाएगा। लेकिन यदि आपके अंदर क्षमता नहीं है उसको बचाने की, आप तैर नहीं सकते हो, तो आपकी जान जोखिम पड़ जाएगी। ऐसे में यदि आप उसको नहीं बचा पाते हो तो आपके कार्य को गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो क्षमता एक निर्णय लेने की स्वतंत्रता की जो है आवश्यक दशा है कि आपके अंदर क्षमता है अथवा नहीं है। उसके बाद जाने अनजाने में किया गया कार्य, अर्थात कोई काम यदि जानबूझकर किया जाता है तब हम उसको उस पैमाने पे ढाल सकते हैं कि ये उचित है अथवा अनुचित है। लेकिन अनजाने में यदि कोई कार्य हो जाए तो हम उसको नैतिक मानदंडों पर अर्थात नीति शास्त्र के दायरे में नहीं लाते हैं। जो कार्य जो है बिना जाने अनजाने में किए जाते हैं वो नीति शास्त्र के दायरे में नहीं आते हैं, उनको उचित या अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। जैसे आप नहीं जानते आपके पीछे कोई खड़ा है और आप उसको हाथ मार देते हो, तो ये आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, तो आपके इस कार्य को नैतिक तरीके से गलत नहीं ठहराया जा सकता है। सीधी सी बात यही है।
तो जाने अनजाने में किए गए कार्य, ये भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता की एक आवश्यक दशा है। तीसरा है विकल्प। तीसरा क्या है दोस्तों? विकल्प। जब कोई कार्य किया जाता है व्यक्ति द्वारा, अगर वह गलत हो जाता है तो यहां पे यह देखना आवश्यक होता है दोस्तों कि जो ये निर्णय लेता है स्वतंत्र रूप से, वह क्या उसका अंतिम विकल्प था, क्या वह उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था उसके पास। जैसे कि एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी बाजीगर, उसमें उसकी बहन और मां बहुत बुरी तरह बीमार हो जाते हैं, तो वह बच्चा क्या करता है, दुकान पे जाकर के दवा, चूंकि उसके खरीदने की क्षमता नहीं रहती है, खरीद नहीं सकता है, तो दुकान से वह चोरी कर लेता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, कोई अन्य विकल्प नहीं था उसके पास, तो उसने उस दवा को चोरी कर लिया। तो क्या आपके मन में यह भाव आया कि यह गलत कर रहा है? नहीं, बल्कि आपके मन में संवेदना उसके प्रति जागृत हुई। ठीक है ना, आपको लगा कि नहीं, यह गलत कार्य नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। तो इस तरह नीति शास्त्रीय मापदंडों पर यह गलत नहीं कहा जा सकता है। यदि उसके पास विकल्प होता, अर्थात पैसे होते, इसके बावजूद वह चोरी करता, तब हम उसके कार्य को जो है गलत कह सकते थे। इसी तरह किसी गांव में यदि अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, अन्न का एक दाना ना हो, तो यदि गोदाम से कोई व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, अपने परिवार को बचाने के लिए अन्न अनाज चोरी कर लेता है और कोई उसके पास अन्य विकल्प नहीं रहता है, तो वह भी नैतिक दृष्टिकोण पर गलत नहीं कहा जा सकता। ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाना चाहिए और या तो थोड़ा बहुत दंड देकर छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना। तो ये थे आवश्यक तत्व, जो सार तत्व के आवश्यक पक्ष हैं, उनके बारे में हमने देखा। और दूसरा है रचनात्मक तत्व। ठीक है ना। रचनात्मक तत्व क्या है दोस्तों? जो नीति शास्त्र के रचनात्मक पक्ष होते हैं, उनको नीति के शाब्दिक अर्थ में देखा जा सकता है। अर्थात जो नीति है वही, जो रचनात्मक तत्व है वह नीति है। कुल मिला के ये समझिए। और नीति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ले जाना। ठीक है ना। नीति का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है नीति का? कैरी फॉरवर्ड, ले जाना। इस ले जाना के चार पक्ष होते हैं। क्या क्या पक्ष होते हैं? किसको ले जाना, कहां ले जाना, क्यों ले जाना और कैसे ले जाना। यदि किसको ले जाना पूछा जाए तो किसको ले जाना दोस्तों? जो हम जो मानवीय क्रियाकलाप है उनमें किन क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं? सिर्फ ऐच्छिक क्रियाकलापों का, जो कि मनुष्य द्वारा सोच समझ करके किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो किसको ले जाना? मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाकलापों को ले जाना। दूसरा प्रश्न है कहां ले जाना। तो कहां ले जाना दोस्तों? नैतिक पथ पर, कर्तव्य के पथ पर, जिस तरफ नैतिकता हो वहां पर ले जाना। क्यों ले जाना, या सीधे कहें तो उचित कार्यों की ओर ले जाना। क्यों ले जाना अगर प्रश्न पूछा जाए तो ताकि मनुष्य सुखी जीवन यापन कर सके, व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित कर सके। कैसे ले जाना प्रश्न पूछा जाए तो उचित और अनुचित के मध्य विभेद बता करके कि यह कार्य उचित है, यह कार्य अनुचित है, इसके माध्यम से हम उसको नैतिकता की तरफ ले जाएंगे, कर्तव्य के पथ की ओर ले जाएंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? सुखद मानव जीवन प्राप्त होगा और व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित होगा। अर्थात अपने साथ साथ समाज का हित भी हो सकेगा। तो ये था दोस्तों दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है जो आपका, वह है मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता के निर्धारक। अर्थात मानवीय क्रियाकलाप में नैतिकता का निर्धारण कौन कौन से तत्व या कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से गुण नैतिकता का निर्धारण करते हैं मानवीय क्रियाकलापों में, वो हमको देखना है।
देखिए, मानवीय क्रियाकलाप जैसा कि हमने बताया असामान्य क्रियाकलाप होते हैं, अनैच्छिक क्रियाकलाप होता है और ऐच्छिक क्रियाकलाप होता है। तो हम केवल नीति शास्त्र के अंतर्गत या नीति शास्त्र केवल ऐच्छिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को तौलता है पैमाने पर कि यह सही है अथवा गलत है। यह असामान्य या अनजाने में किए गए कार्यों का निर्णय नहीं करता है। तो ऐच्छिक कार्य जो है मनुष्य के, वह सही है या उचित है, गलत है या अनुचित है, इसका निर्धारण कौन करता है? नैतिकता के निर्धारक उन्हीं को कहा जाता है। तो नैतिकता के जो निर्धारक हैं वो क्या करते हैं? मनुष्य द्वारा जो ऐच्छिक कार्य किए जा रहे हैं उनको सही या गलत, उचित या अनुचित ठहराते हैं। ठीक है। तो मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता के निर्धारक से तात्पर्य उन मानकों से है जिसके आधार पर मानव के ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात किया गया कार्य सही है या गलत है, इसका निर्धारण किया जाता है। यही निर्धारक ही मनुष्य को यह बताते हैं कि उसे किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, जिससे मनुष्य एक उत्तरदायी बनता है। अर्थात वह सही या गलत करने के पहले अपनी उत्तरदायित्व को समझता है कि यह किया गया कार्य सही होगा अथवा गलत होगा, इसका क्या परिणाम होगा, उसके बारे में सोचता है, जिससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना आती है। ये निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। देखिए, नियम कानून निर्धारण करते हैं। अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा भी हमको बताती है कि यह कार्य सही है या करना या गलत है। इसके अलावा परिणाम का डर, परिणाम जो होता है वो भी हमको बताता है कि यह कार्य सही होगा अथवा गलत हो। परिस्थितियां बताती हैं कि यह कार्य करना सही होगा या गलत होगा। भावना व उद्देश्य, इससे भी सही या गलत का निर्णय होता है। इसके अलावा साधन और साध विवाद से भी हम सही गलत का निर्णय लेते हैं कि साधन कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए या अनुचित होना चाहिए, और साध्य कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए या अनुचित होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हैं, अब इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले नियम कानून को देखते हैं। नियम व कानून दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। कुछ राज्य द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है किसी राज्य द्वारा समाज में। दूसरा है समाज के कुछ अपने रीति रिवाज, नियम कानून होते हैं, जो व्यक्ति जिसका पालन करता है समाज में रहने के लिए, सामाजिकता को बचाने के लिए। तीसरा है धर्म। धर्म में मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, जन्नत की प्राप्ति, जहन्नुम में जाने का डर, ये सब चीजें जो हैं नैतिकता का निर्धारण करती हैं। लोग नैतिक व्यवहार करते हैं इन सब चीजों के डर से, और इनसे जो प्राप्त होने वाला पुरस्कार सम्मान होता है, उसके लोभ में वो क्या करते हैं? नैतिकता अर्थात नैतिक उन्मुख कार्य करते हैं, उचित कार्य करते हैं, सही कार्य करते हैं। तो सबसे पहले राज्य कानून नैतिकता के निर्धारक कैसे हैं वो देखते हैं। जो कार्य राज्य के कानून के अनुसार होते हैं वे सही होते हैं। वही जिन कार्यों को करने से इनका उल्लंघन हो, कानूनों का उल्लंघन हो, वो गलत होते हैं राज्य की दृष्टि में। राज्य ने कानून बना दिया शराब पीना अवैध है या शराब बेचना अवैध है, तो शराब बेचने वाला गलत कार्य कर रहा है। यदि राज्य कानून बना दे कि शराब बेचना अवैध नहीं है, तो राज्य के अनुसार वह गलत नहीं कहा जा सकता है, कानून के अनुसार वह गलत नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह 3 तलाक अभी तक हमारे राज्य के कानून के द्वारा अवैध नहीं था, इसलिए वह चल रहा था, वह अनुचित नहीं था राज्य की दृष्टि से, लेकिन अब वह कानून बना दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है, और राज्य द्वारा अब इसको एक प्रकार से अनुचित ठहराया जा चुका है। तो वही चीज है कि राज्य कानून नैतिकता के निर्धारक कैसे हैं। अतः राज्य द्वारा शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता व अखंडता अक्षुण्ण रखने हेतु, बनाए रखने हेतु, देश में सुख समृद्धि हो इसके लिए, देश का चौमुखी विकास हो बिना रुके, बिना किसी आपसी टकराव के,
वह राष्ट्र की मजबूती के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसी अनुसार कार्य होने चाहिए, तभी वह राज्य कानून के अनुसार नैतिक हैं, अथवा अगर नहीं होते हैं तो वह अनुचित या अनैतिक हैं। राज्य सही कार्यों को प्रशंसा व पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहन देता है। देखिए कैसे वह निर्धारण कर रहा है। राज्य सही कार्यों को प्रशंसा व पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहन देता है, तो वहीं गलत कार्यों को दंड के माध्यम से हतोत्साहित करता है। तो इस प्रकार राज्य कानून जो है, राज्य के द्वारा निर्मित कानून नैतिकता के निर्धारक हैं। तो क्या राज्य के कानून सदैव नैतिकता के एकमात्र निर्धारक हो सकते हैं? तो इसके जवाब में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देखिए। महात्मा गांधी ने राज्य द्वारा बनाए कानूनों को मनुष्य के नैतिक विकास में बाधा माना है। देखिए हम निर्धारक पढ़ रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी तो इसको बाधा ही बोल दिए। तो नैतिक विकास में बाधा माना है। उनके अनुसार कानूनों में निर्धारित सजा के भय से व्यक्ति मजबूरी में बुरे कार्यों से अलग रहता है। जैसे हमको डर रहता है कि चोरी करने से हमको सजा हो जाएगी, किसी का कत्ल करने से सजा हो जाएगी। पहले क्या होता था, राजा रजवाड़ों के समय सजा नहीं निर्धारित होती थी, कोई किसी को भी तलवार भोंक देता था, मार देता था, ठीक है ना। तो ऐसा कोई डर नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डर द्वारा कानून का भय होता है कि सजाए मौत हो सकती है, फांसी हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। तो जिसके कारण व्यक्ति जो है डर जाता है और मजबूरी में बुरे कार्यों से अपने आप को अलग रखता है, जबकि यह उसकी, गांधी जी के अनुसार, जबकि यह उसकी अपनी इच्छा से होना चाहिए। अर्थात उसमें नैतिकता का इतना विकास हो जाए, चारित्रिक इतना विकास होना चाहिए कि अपनी उसकी इच्छा ही न करे गलत काम करने की। जबकि यहाँ पे राज्य कानून क्या करते हैं, उसको मजबूरी में, अर्थात करना पड़ेगा ऐसी भावना उत्पन्न करते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह मनुष्य का वास्तविक चारित्रिक विकास नहीं हो पाता है। अतः गांधी जी के अनुसार राज्यों को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे व्यक्ति का नैतिक व चारित्रिक विकास हो सके, और ऐसा यदि हो गया तो राज्य की तो आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा, समाज परिवर्तनशील है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं समाज परिवर्तनशील है, सदैव समाज में परिवर्तन होता रहता है, परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। अतः समय के साथ साथ कुछ कानून अप्रासंगिक व पुराने हो जाते हैं। इन कानूनों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। कई कानून, देखिए कई कानून निरस्त हुए हैं, बदले गए हैं। जैसे पहले बाल विवाह होता था, लेकिन समय के साथ लोग जागरूक हुए, बाद में बाल विवाह प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसी तरह राज्यों द्वारा भी कई ऐसे कानून बनाए गए थे जो समय के साथ अप्रासंगिक हो गए थे, जिनका कोई आज के समय में उपयोग नहीं था, उचित नहीं ठहराए जा सकते थे। तो उनको भी विधि आयोग आदि के परामर्श के बाद सरकार द्वारा हटाया जा चुका है। जैसे कि आत्महत्या भी पहले अपराध राज्य द्वारा घोषित कर दी गई थी, लेकिन बढ़ते हुए तनाव, जितना ज़्यादा परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, आज आत्महत्या को अपराध के दायरे से भी बाहर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि एक तो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में होता है कि वो आत्महत्या करनी पड़ती है, ऊपर से उसके लिए सजा भी निर्धारित कर दी गई है, तो इसलिए यह अप्रासंगिक है। तो इस तरह के पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। हाल ही में ऐसे कई कानूनों को समाप्त भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न देश अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं उनकी, उसी अनुसार उसके कानून भी भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे में वहाँ भी नैतिकता के निर्धारण में कठिनाई होती है। जैसे कहीं कहीं पर छोटी छोटी बातों, भ्रष्टाचार की सजा क्या है, फांसी की सजा है, जबकि भारत जैसे देशों में भ्रष्टाचारी दिन दहाड़े घूम रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, कानूनी विविधता के कारण ये। तो इसलिए कानून के द्वारा नैतिकता का निर्धारण करने में यहाँ पर कठिनाई, यदि इस पक्ष को देखा जाए तो भी कठिनाई होती है। तो इस तरह राज्य कानूनों को, या राज्य के द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं, उनको हमेशा नैतिकता का एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं माना जा सकता है, ठीक है ना। अब समाज के नियम नैतिकता के निर्धारक कैसे हैं? जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं, रीति रिवाज हैं,
वो भी नैतिकता का निर्धारण करते हैं। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह जिस समाज में रहता है सामाजिक नियमों के अनुसार चलता है, उस पर चलकर ही वह सम्मान व प्रशंसा पाता है। जैसे बड़ों का आदर करना, माता पिता की सेवा करना, ठीक है ना, अपने रिश्तेदारों का सम्मान करना, तो इन नियमों के अनुसार चलकर सम्मान व प्रशंसा पाता है। वही सामाजिक नियमों के यदि विरुद्ध जाता है तो निंदा तथा सामाजिक बहिष्कार का पात्र बनता है। अक्सर आप सोचते हैं कि आप ऐसा कुछ कार्य करें कि आपकी समाज में आपकी प्रशंसा हो, है ना। लोग अधिकारी बनते हैं कार्य करने के लिए कम, लेकिन समाज को दिखाने के लिए अधिक, इसीलिए बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर चले आते हैं। तो पद व प्रतिष्ठा का लालच क्यों होता है? समाज को दिखाने के लिए, समाज में गौरव प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। तो वह हमको क्या करता है? प्रोत्साहित करता है कि हम सही कार्य करें, समाज के जो समाज द्वारा निर्धारित नियम हैं, कानून हैं, उनके अनुसार चलें, ठीक है ना। असामाजिक न बने, कहते हैं ना अक्सर असामाजिक तत्व, क्योंकि वह समाज द्वारा जो निर्धारित नियम हैं, रीतियां हैं, उनके विरुद्ध चले जाते हैं। अतः सामाजिक नियम मानव को उचित कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, वह अनुचित कार्य करने हेतु हतोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक नियम नैतिकता के निर्धारक होते हैं। लेकिन यह भी, जिस तरह राज्य के कानून हमेशा निर्धारक नहीं हो सकते हैं, या सभी कानून जो है नैतिकता का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, इसी तरह समाज के सभी नियम, सभी रीति रिवाज नैतिकता का निर्धारक नहीं हो सकते हैं, निर्धारण नहीं कर सकते हैं। भिन्न भिन्न, क्योंकि भिन्न भिन्न समाजों के भिन्न भिन्न नियम होते हैं, रीतियां होती हैं अलग अलग, ऐसे में नैतिकता का निर्धारण कठिन हो जाता है। कई समाजों में दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे लेप्चा जनजाति है, आपको मैंने एक पहले वाले वीडियो में बताया, लेप्चा जनजाति में क्या है कि वहां कोई यदि रिश्तेदार पहुंचता है उनके घर में तो हैट उतार कर उनके ऊपर थूकने का रिवाज है। यदि यह नहीं किया जाता है तो उसको गलत ठहराया जाता है। लेकिन इस समाज में जो जहां हम रह रहे हैं, यहां पर ऐसा कोई यदि कर दे तो उसको गलत ठहराया जाएगा, उसको अनादर के रूप में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो वही समाज, तो इस तरह नैतिकता का निर्धारण कठिन हो जाता है। आप यदि लेप्चा जनजाति के यहाँ जाएं, वहां पर वह कार्य हो तो उनके अनुसार वो सही होगा, आपके अनुसार गलत हो जाएगा। तो इस तरह यह टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वो उसको सही ठहराएंगे, आप उसको गलत कहेंगे, तो समाज सापेक्ष होती है। तो वहीं समाज के कई नियम जो होते हैं नैतिकता के विरुद्ध भी होते हैं तथा ये कुरीतियों के रूप में मौजूद होते हैं। ऐसे नियम नैतिकता के निर्धारक नहीं हो सकते हैं, जैसे अंधविश्वास, छुआछूत, सती प्रथा, खाप पंचायत, ये सभी चूंकि समाज स्वीकृत रहे हैं लेकिन फिर भी यह नैतिकता के विरुद्ध हैं, मानवीयता के विरुद्ध हैं। तो इसलिए इनको नैतिकता का निर्धारक नहीं माना जा सकता है। अब धार्मिक नियम भी दोस्तों इसी तरह नैतिकता के निर्धारक कैसे हैं? धार्मिक व्यक्ति अपने अपने धर्मों द्वारा निर्धारित मापदंडों पर चलने का प्रयत्न करते हैं। जो धर्म कहता है उसी अनुसार, धर्मानुसार चलने का प्रयत्न करते हैं। पुण्य कर्मों द्वारा ईश्वर की कृपा या मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तथा पाप कर्मों को करने से ईश्वर का दंड का पात्र बनने का जो भय होता है, या फिर नरक में जाने का, जहन्नुम में जाने का जो भय होता है, यही जो है जो मापदंड होते हैं मनुष्य को अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और गलत कार्य करने के लिए रोकते हैं या हतोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार धार्मिक नियम भी नैतिकता के निर्धारक होते हैं। किंतु धर्म के नाम पर कुरीतियां भी होती हैं दोस्तों, अंधविश्वास होते हैं, वो नैतिकता के निर्धारक कैसे हो सकते हैं? वो तो पूर्णतः अनैतिक होते हैं, तो उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। जैसे नरबली, मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित, 3 तलाक प्रथा, हलाला प्रथा आदि कई ऐसी धार्मिक कुप्रथाएं हैं जो आज भी प्रचलित हैं।
इनको नैतिकता का निर्धारक नहीं माना जा सकता, ये उचित नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था नैतिकता के निर्धारक तत्वों के अंतर्गत नियम व कानून। बाकी जो बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।